हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में मुझे जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। तो बने रहिए अंत तक और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गाम दोग्धी पया में पयस की कर्म संज्ञा हुई है कर्मणि द्वितीय से, अकथितम चा से, कर्तुरी इप्सित तमम कर्म से या तथा युक्तम चानिप्सितम से। तो गाम दोग्धी पया में पयस की कर्तुरी इप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है ना। इस वाले सूत्र से जो हमारा कर्तुरी इप्सित तमम कर्म सूत्र है, इसके अनुसार इसकी क्या पयस की कर्म संज्ञा हुई है। और इस वाक्य में पया प्रधान कर्म है। क्या है प्रधान कर्म? पया इसमें प्रधान कर्म है और ग्राम क्या हो जाएगा हमारा? गौण, है ना, गौण कर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकथितम चा कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र, नियम सूत्र, परिभाषा सूत्र या विधि सूत्र? तो अकथितम चा संज्ञा रूपी सूत्र है। क्या है? संज्ञा रूपी सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक धातु के योग में अधुवाचक शब्द की संज्ञा है करण संज्ञा, कर्ता संज्ञा, कर्म संज्ञा या अधिकरण संज्ञा? तो अकर्मक धातुओं के योग में अधुवाचक शब्द की कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गत्यर्थक धातु के अणिजंत कर्ता की निजंत में कौन सी संज्ञा होती है? करण संज्ञा, कर्ता संज्ञा, अधिकरण संज्ञा या कर्म संज्ञा? तो इसमें संज्ञा हो जाएगी हमारी कर्म संज्ञा, है ना। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। गत्यर्थक धातु के अनिजंत कर्ता की निजंत में कर्म संज्ञा होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वतः के योग में प्रयुक्त विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति? तो सर्वतः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाला कारक है कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या करण कारक? तो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता पहुंचाने वाला कारक हो जाएगा हमारा करण कारक। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें तृतीय विभक्ति होती है ना, यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोर भिता का विग्रह वाक्य है चोराद भिता, चौरस्य भिता, चौरेण भिता या चौरस्य भीतस्य, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चोराद भिता का विग्रह वाक्य होगा हमारा चोराद भिता। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है, यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का पद है। इसमें रमा शब्द में आपको चतुर्थी विभक्ति का पद कौन सा है, यहाँ आपको बताना है। रमे, रमाए, रमायाम या रमयो, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रमा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का पद रमाए है ना। क्या है? रमाया है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति का जो पद है वहाँ क्या होगा हमारा? रमाए, है ना। और यहाँ पद एक वचन के अंतर्गत आता है, यहाँ भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निधि पद का पर्याय है धनदाह, धनादीप, शंख या श्रीदाह? तो निधि पद का पर्याय शंख है। क्या है? शंख। निधि पद का पर्यायवाची क्या होगा? शंख। और अन्य शब्द जो है हमारे धनादाह, धनादीपा, श्रीदा, ये सब कुबेर के पर्याय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किम कर्तव्यम, रिक्त स्थान किम कर्तव्यम, यथा, तथा, अपि, अधुना? यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है कि इसमें क्या आएगा, किम के पहले हम किस शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधुना। अधुना किम कर्तव्यम, है ना। अधुना किम कर्तव्यम, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु कृति में कौन सा प्रत्यय है? निस प्रत्यय, निन प्रत्यय, निप प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु कृति में निस प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को देववाणी नाम से सम्मानित किया जाता है? पाली भाषा को, हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को या मलयालम भाषा को? तो संस्कृत भाषा को देववाणी के नाम से सम्मानित किया जाता है ना। और संस्कृत भाषा एक शास्त्रीय भाषा है, यहाँ भी आपको याद रखना है। इसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र में किस भाषा का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का या मातृभाषा का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत भाषा का। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भाषा और साहित्य में रुचि संस्कृत शिक्षांग का कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, अभिवृत्त्यात्मक या कौशलात्मक? तो भाषा और साहित्य में रुचि संस्कृत शिक्षांग का अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, कैसा उद्देश्य है? अभिवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 44, 64, 63 या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64। संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या 64 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 64 मानी गई है। व्याकरण शास्त्रों में शैव संप्रदाय में 64 वर्ण है, जिन्हें ब्रह्मा ने भी स्वीकार किया था, है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत पद की व्युत्पत्ति है। इसमें से संस्कृत पद की व्युत्पत्ति क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है सम प्लस क्र प्लस अंड, सम प्लस डुक्र्यू प्लस कद, सम प्लस क्र प्लस क्विप, सम प्लस का प्लस लेप। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सब उपसर्ग, डुक्र्यू में क्र धातु और सुट का इसमें आगम हुआ है और कत प्रत्यय से संस्कृत पद की व्युत्पत्ति हुई है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत वाङ्मय के दो मुख्य विभाग है, लौकिकालौकिक, वेदावेद, कथंग आख्यायिका या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लौकिक अलौकिक, है ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। लौकिक अलौकिक संस्कृत वाङ्मय के दो मुख्य विभाग है। क्या है ये? संस्कृत वाङ्मय के दो मुख्य विभाग है। लौकिक संस्कृत वाङ्मय में दृश्य काव्य व श्रव्य काव्य है। लौकिक क्या है? संस्कृत वाङ्मय में दृश्य काव्य व श्रव्य काव्य है। और अलौकिक संस्कृत वाङ्मय में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य भेद है 4, 8, 2 या 16? तो संस्कृत गद्य काव्य के 2 भेद है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने भेद है? मुख्य भेद 2 है, कथा और आख्यायिका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि महाकाव्य है रघुवंशम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम या शिशुपाल वधम? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रघुवंशम। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। रघुवंशम संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि महाकाव्य है। जिसके रचयिता कौन है? तो जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी है। रघुवंश महाकाव्य के 19 सर्गों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है ना। जो रघुवंशम महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? हमारे 19 सर्ग हैं। और इसमें इन 19 सर्गों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजा, रघुकुल में कुल कितने राजा उत्पन्न हुए? 29 राजाओं का जो वर्णन है वहाँ 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है? निप प्रत्यय, निस प्रत्यय, निन प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रमुखी में प्रत्यय हो जाएगा हमारा निस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? निस प्रत्यय। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारे रुत मरणः से संबंध है अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अपदान कारक? तो धारे रुत मरणा से संप्रदान कारक संबद्ध है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या संबंध है इससे? संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति इससे संबद्ध है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्रुद्ध द्रुहे व्यासूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा से संज्ञा होती है, कर्ता संज्ञा, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा या संप्रदान संज्ञा? तो क्रुद्ध दुहे व्यासूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा से संप्रदान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और इसमें क्या होता है? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय आदि धातुओं के योग से, इसमें कितनी धातु है? इसमें क्रुद्ध धातु, ध्रुव धातु, ईर्ष्य धातु, असूय आदि धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाले धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है। क्या किया जाता है? जिस पर क्रोध किया जाता है अथवा जिससे ईर्ष्या की जाती है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोपी पद में प्रकृति और प्रत्यय है गोप प्लस निस प्रत्यय, गोप प्लस निप प्रत्यय, गोप प्लस निन प्रत्यय या उपयुक्त सर्वे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोप प्लस
निस, है ना, गोप प्लस निस प्रत्यय। गोपी पद में प्रकृति क्या हो जाएगी, गोप प्रकृति, और निस प्रत्यय इसमें हो जाएगा, है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, फलेभ्यो याति में फल से चतुर्थी करने वाला है, तादर्थी चतुर्थी वाच्या, क्रिया अर्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिना, तुमार्थाच भाव वचनात् या चतुर्थी संप्रदाने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया अर्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिना, है ना। फलेभ्यो याति में फल से चतुर्थी करने वाला कारक क्या है हमारा, क्रिया अर्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिना, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुमार्थाच भाव वचनात् में विहित विभक्ति है, इसमें कौन सी विभक्ति विहित है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति। तो तुमार्थाच भाव वचनात् में जो विभक्ति विहित है हमारी, वहाँ हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामकृष्णो अस्मिन् पदे का समासा, द्वंद्व समासा, द्विगु समासा, तत्पुरुष समासा या अव्ययी भाव समासा। तो रामकृष्ण में समास हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास है इसमें, द्वंद्व समास है। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो रामश्च कृष्णश्च, है ना। और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामादायति में ग्राम की अपादान संज्ञा विधायक है, आख्यातो उपयोगे ध्रुवम पाए अपादानम, जनिकर्तु प्रकृति या भूवा प्रभवा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। ग्रामादायति में ग्राम की अपादान संज्ञा विधायक ध्रुवम पाए अपादानम है ना। अपाय अर्थात क्या होता है, अलग होना किसी चीज का। पृथक होने में जिस निश्चित वस्तु से कोई पदार्थ अलग होता है वहाँ अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है ना। चलिए कौन सा कारक होता है, ध्रुवम पाए अपादानम, है ना। इसमें कोई पदार्थ मतलब जब किसी निश्चित वस्तु से कोई पदार्थ अलग होता है वहाँ अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीग्रहम अस्मिन पदे का लकारा। जीग्रहम में कौन सा लकार है, यहाँ आपको बताना है। लेट लकार, विधिलिंग लकार, असिरलिंग लकार या लट लकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधिलिंग लकार, है ना। जीग्रहम में विधिलिंग लकार है ना। कौन सा लकार है इसमें, विधिलिंग लकार है। और जिग्रहम में घ्रा हमारी धातु हो जाएगी और विधिलिंग लकार हो जाएगा उत्तम पुरुष और एक वचन इसमें होगा, है ना। जिग्रहम में क्या होगा, घ्रा धातु, विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथक विना नाना के योग में प्रयुक्त विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या तृतीय विभक्ति। तो पृथक विना नाना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्नस्य हेतुर्वस्ती में षष्ठी विधायक सूत्र है, से षष्ठी, कर्त कर्मणो कृति, षष्ठी हेतु प्रयोगे या षष्ट्यत शर्त प्रत्ययन, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा षष्ठी हेतु प्रयोगे। अन्नस्य हेतुर्वस्ती में षष्ठी विधायक सूत्र षष्ठी हेतु प्रयोगे है ना। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य भाषाओं की जननी किसे कहते हैं, हिंदी, प्राकृतिक, संस्कृत या सभी। तो आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा को आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यतर भारतीय भाषाएं प्रभावित है, किससे प्रभावित है आर्यतर भारतीय भाषाएं, प्राकृतिक भाषा से, संस्कृत भाषा से, हिंदी भाषा से या कोई नहीं। तो आर्यतर भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण का प्रथम उद्देश्य है संस्कृत भाषा के माध्यम से अभिव्यक्तियों को ग्रहण करना, व्यक्त विचारों को ग्रहण करना, संस्कृत भाषा के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना। केवल 1 और 3। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 3। संस्कृत शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या है हमारा, संस्कृत भाषा के माध्यम से अभिव्यक्तियों को ग्रहण करना और इसके माध्यम से विचारों को व्यक्त करना, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी मौखिक रूप से व्यक्त संस्कृत को समझ सके एवं संस्कृत में लिखित विचारों को समझ सके, यहाँ किसके द्वारा संभव है, संस्कृत विचारों द्वारा, संस्कृत श्लोकों द्वारा, संस्कृत भाषा की शिक्षा द्वारा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना।
संस्कृत भाषा की शिक्षा द्वारा विद्यार्थी मौखिक रूप से व्यक्त संस्कृत को समझ सके एवं संस्कृत में लिखित विचारों को समझ सके। यह संस्कृत भाषा की शिक्षा द्वारा ही संभव है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भावाभिव्यक्ति किस प्रकार से हो सकती है? सोचकर तथा समझकर, देखकर तथा छूकर, बोलकर तथा लिखकर या उपर्युक्त सभी। तो भावा अभिव्यक्ति किस प्रकार से हो सकती है? तो भावा अभिव्यक्ति होती है हमारी बोलकर तथा लिखकर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भावा अभिव्यक्ति बोलकर और लिखकर हो सकती है। भावों की अभिव्यक्ति कब हो सकती है? जब हम बोलेंगे और लिखेंगे, है ना, बोलने से और लिखने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अभिव्यक्ति का उद्देश्य है सरल तथा शुद्ध संस्कृत में मौखिक विचार अभिव्यक्ति करें, सरल तथा शुद्ध संस्कृत में लिखित विचार अभिव्यक्ति करें, सरल तथा शुद्ध संस्कृत में चिंतन करें, या फिर केवल एक और दो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, है ना। संस्कृत में अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य जो होता है वहाँ सरल तथा शुद्ध संस्कृत में मौखिक विचारों की अभिव्यक्ति करें, सरल तथा शुद्ध संस्कृत में लिखित विचारा अभिव्यक्ति करें ना, लिखित और मौखिक दोनों विचारा अभिव्यक्ति करें। यहाँ संस्कृत में अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के सांस्कृतिक उद्देश्य में सम्मिलित है। संस्कृत भाषा के कारण भारतीय संस्कृति अमर है। संस्कृत भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति सब तक पहुंचती है। संस्कृत पढ़ते समय सांस्कृतिक उद्देश्य को भुलाया नहीं जा सकता, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, है ना। संस्कृत के सांस्कृतिक उद्देश्य में ये सभी पॉइंट सम्मिलित है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उद्देश्यों के अंतर्गत संस्कृत विद्यार्थियों को रिक्त स्थान से प्राचीन संस्कृत से परिचित कराया जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से, ग्रंथों में उद्धृत अंशों से, विचारों से, या केवल एक और दो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक और दो, है ना। सांस्कृतिक उद्देश्यों के अंतर्गत संस्कृत विद्यार्थियों को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं ग्रंथों में उद्धृत अंशों से प्राचीन संस्कृत से परिचित कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षा का कलात्मक उद्देश्य है। विद्यार्थियों को संस्कृत साहित्य के कला पक्ष से परिचित कराया जाए, मनोहर लोकोक्तियों तथा सुभाषितों से परिचित कराया जाए, विद्यार्थी ताल, लय तथा स्वर से संस्कृत कविता पढ़ने की क्षमता प्राप्त करे, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। संस्कृत शिक्षा का कलात्मक उद्देश्य इन सभी पॉइंट से पूरा किया जा सकता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षा का रचनात्मक उद्देश्य है। यहाँ पर आपसे रचनात्मक उद्देश्य पूछा गया है। संस्कृत शिक्षा का रचनात्मक उद्देश्य क्या है? तो सरल संस्कृत में मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति करने की क्षमता, मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद करने की क्षमता, सरल एवं उत्तम विचारों का निबंध लेखन, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, है ना। संस्कृत शिक्षा के जो रचनात्मक उद्देश्य है उसमें सरल संस्कृत में मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति करने की क्षमता भी आती है, मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद करने की क्षमता भी आती है, सरल एवं उत्तम विचारों पर निबंध लेखन भी इसी में आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृहीत्वा इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्ता। गृहीत्वा में आपको कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यहाँ आपको बताना है। कत्वा प्रत्यय, कत प्रत्यय, त्व प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय। तो गृहीत्वा पद में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और इसमें धातु कौन सी होगी हमारी? गृह धातु, और कत्वा प्रत्यय इसमें होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, आगमिष्यामि इति पदे का लकारा अस्ति। लट लकार, रट लकार, लोट लकार, या लंग लकार। तो आगमिष्यामि पद में लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगमिष्यामि पद में कौन सा लकार है? लट लकार है ना, उत्तम पुरुष है और एक वचन इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में कर्म के साथ आने वाली विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, या चतुर्थी विभक्ति। तो कर्तवाच्य में कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, यहाँ भी आपको याद रखना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, पठामी इस क्रिया से संकेतित है। करण क्रिया से, कर्म क्रिया से, संप्रदान क्रिया से, या कर्ता क्रिया से। तो पठामी क्रिया से कर्ता संकेतित है। क्या संकेतित है? कर्ता संकेतित है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। क्रिया कर्ता से और कर्ता क्रिया से संबंधित होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य के साथ प्रयुक्त धातु रूप है आत्मनेपदी, उभयपदी, परस्मैपदी, या इनमें से कोई नहीं।
तो कर्मवाच्य के साथ आत्मनेपदी धातु प्रयुक्त होती है ना। कौन सी प्रयुक्त होती है? आत्मनेपदी धातु प्रयुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, प्रथम विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है ना, तृतीय विभक्ति। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना, और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है सभी वाच्य, कर्मवाच्य, कर्तकर्मवाच्य या भाववाच्य। तो अकर्मक क्रियाओं के साथ भाववाच्य बनता है। क्या बनता है? भाववाच्य बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति और भाव की प्रधानता होती है। भाव को नपुंसकलिंग एक वचन माना जाता है ना। भाव को क्या माना जाता है? नपुंसकलिंग एक वचन इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तया हस्यते यहाँ किस वाच्य का वाक्य है? भाववाच्य का, कर्मवाच्य का, कर्तवाच्य का या इनमें से कोई नहीं। तो तया हस्यते भाववाच्य का वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। तया हस्यते किस वाच्य का वाक्य है? तो यहाँ भाववाच्य का वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहभवति का भाववाच्य रूप है तेन भवेत, तेन भूयते, तेन अभवत, तेन भूतम। तो सहभवति का भाववाच्य रूप होगा हमारा तेन भूयते, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति तृतीय विभक्ति है ना। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।